प्रोटीन और फंडामेंटल राइट हमने पिछले वीडियो में किया था। आज हमारे प्रिय शिष्य राकेश कुमार सिंह के कहने पर हम आरबीआई पे कुछ आपको बताने जा रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर इफर्ट करेंगे आपके लिए। ओवरऑल हमारे पर वीडियो क्वेश्चन मिल जाएंगे, धीरे धीरे ऐप के माध्यम से आपके पास पहुंचने लगेगा। अभी 1-2 वीडियो आप देखें यूट्यूब से। व्हाट अबाउट आरबीआई? ये सरकार का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, कल्याणकारी है। और भारत देश एक, चलिए थोड़ा और बताते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमी के पढ़ने की युक्ति और गति एक है। मार्शल की किताब है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स। सारी किताब का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन हो गया फ्री का। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक्स। किस पुस्तक में है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। किताब किसकी है? मार्शल। तो मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र वैसा होगा जैसी राजनीति होगी, यानी कि मगध का अर्थशास्त्र लिखा जाएगा चाणक्य और चंद्रगुप्त के द्वारा। वर्तमान भारत का अर्थशास्त्र लिखा जाएगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो हमारी वर्तमान की वित्त मंत्री हैं। तो पॉलिटी और इकोनॉमी आप एक साथ पढ़ें तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था कल्याणकारी है, जो अपनी विभिन्न गतिविधियों में कल्याण के उपादान रचती रहती है देश की बेहतरी के लिए। आरबीआई भी बैंकिंग सेक्टर का, मुद्रा सेक्टर का, फाइनेंस का सबसे बड़ा उपादान है, सबसे बड़ा संस्थान है। तो इसकी निर्मित ही वस्तुतः देश की कल्याणकारी योजनाओं, देश की बेहतरी, मुद्रा फाइनेंस से संबंधित चीज़ों को क्या आया क्या गया, किसे देना है, कितना देना, कैसे देना है, जैसी चर्चाएं, जैसे नीति नियम, भारत की मौद्रिक नीति यही बनाता है। भारत के वर्तमान गवर्नर, भारत के पिछले गवर्नर माननीय मनमोहन सिंह जी, बिमल जलान, सी रंगराजन, वाई रेड्डी, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, वर्तमान के, ये सब आपको थोड़े से मालूम होने चाहिए। यहाँ तक पूछा जाएगा कि भारत का वर्तमान आरबीआई का गवर्नर कौन है। कुछ कॉमन गवर्नर की श्रृंखला पूछी जा सकती है। इसमें कुछ नाम अभी भी आपको बता दिया। मनमोहन सिंह जी हैं, सी रंगराजन हैं, शिवाई रेड्डी हैं, बिमल जलान हैं, उर्जित पटेल हैं, रघुराम राजन हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। तो हम आरबीआई की चर्चा करते हैं, कुछ फैक्ट बेस्ड। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई एक्ट 1934 के धरातल पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब राष्ट्रीयकरण शब्द का क्या अर्थ है? वो देश की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ दिया गया, यानी कि आरबीआई का स्वरूप अब कल्याणकारी होगा। आरबीआई देश की बेहतरी के लिए, देश के कल्याण के लिए सारी नीतियां बनाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरबीआई के बारे में कहते हैं बैंकों का बैंक है या केंद्रीय बैंक है, सभी आगतों निर्गतों का लेखा जोखा रखता है, मौद्रिक नीति बनाता है। इसके कार्यभार का संचालन 20 लोगों के एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। अब हम इसको मिटा नहीं रहे क्योंकि शाम को हमको यही पढ़ाना है ज्योग्राफी का। इससे भी 1-2 क्वेश्चन भी आपको बता देंगे। तो एक तो होगा आरबीआई का गवर्नर, इसके बाद 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, 5 हो गए। एक वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी होगा,
4 1 5 एक 6 हो गए, 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी, ये सरकारी अधिकारी है। तो ये पूछा जा सकता है किस मंत्रालय से नियुक्त होगा, वित्त मंत्रालय से। इसके बाद 10 ऐसे विशेषज्ञ लोग होंगे जो आर्थिक सोच के, आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, निष्णात होंगे। कोई मुद्रा के क्षेत्र का होगा, कोई बैंकिंग का होगा, कोई कल्याणकारी अर्थशास्त्र का होगा। तो इस तरीके से आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञता रखने वाले 10 लोग होंगे। अब हो गए आपके 16। 4 होंगे ऐसे गवर्नर जो क्षेत्रीय स्तर पे होंगे, जो भारत के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भारत के बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है और कोलकाता है, उनको हेड करने वाले। तो 4 क्षेत्रीय गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 8, 1 वित्त मंत्रालय द्वारा नियुक्त अधिकारी, 9 आरबीआई का गवर्नर, 1 और 10 आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेषज्ञता रखने वाले विशिष्ट लोग। तो इनके द्वारा आरबीआई संचालित होगा। अब हम आरबीआई के कुछ फंक्शंस बता दें, यहाँ से क्वेश्चन। तो अभी तक प्री का क्वेश्चन क्या निकलेगा, गवर्नर मंडल कौन कौन से, वित्त मंत्रालय वाली बात पूछी जा सकती है। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ, पूछा जा सकता है। आरबीआई 1934 के धरातल पे हुआ, यह कल्याणकारी है, यह संविधान की भावना का पालन पोषण करने वाला है, देशी आगतों निर्गतों का लेखा जोखा रखता है, मौद्रिक नीति बनाता है, और यह भारत का केंद्रीय बैंक है, यह बैंकों का बैंक है। यही बैंकिंग संबंधी मामले, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों, चाहे निजी क्षेत्र के हों, या चाहे छोटी मोटी कंपनियां जो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, सारे पर रूल रेगुलेशन आरबीआई के ही चलते हैं। तो आरबीआई का फंक्शन, पहला फंक्शन है नोटों का निर्गमन, ये रुपये छापता है। दूसरा फंक्शन है सरकार के बैंकर के रूप में, यह सरकार का बैंक है और सरकार की सारी निधियां पर इसी का नियंत्रण होता, लेन देन पर। नेक्स्ट, साख नियंत्रण, ये सरकार की साख को मेंटेन किए रहता है, देश की साख को मेंटेन किए, भारत की मौद्रिक प्रणाली की साख को नियंत्रित किए रहता है, जिससे विदेशों हमारी साख बिगड़ने न पाए और अंदर हमारी साख बिगड़े नहीं। तो साख नियंत्रण ये कैसे करता है, नंबर 1 बैंक दर की सुनिश्चिति करके। नेक्स्ट, नकद कोष अनुपात, जिसे हम CRR कहेंगे, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि के द्वारा यह हमारी बैंकिंग प्रणाली में मुद्रा की तरलता को मेंटेन किए रहता। इसके बाद चयनित साख नियंत्रण, कितना ऋण देना है, कितना ऋण नहीं देना है, किसको देना है, प्राथमिकता क्षेत्र के कौन होंगे, क्या ब्याज दर होगी, इसे कहेंगे चयनित साख नियंत्रण। नैतिक दबाव और प्रचार, यह भारत की आर्थिक नीतियों का प्रचार प्रसार करता रहता। आप देखते हो पेपर में तमाम नोटिफिकेशंस रहते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली को देश समझे कि कोरोना में क्या क्या आपको छूटें मिल रही हैं, या कोई आपदग्रस्त स्थितियां आ गई तो उसमें क्या क्या छूटें मिलेंगी। अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए अगर आरबीआई कोई खास नियम बनाता है किसानों के लिए, तो ये सब चीज़ें उसमें प्रचार करता रहता है, इससे लोग उसकी जानकारी रखें। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम होता नैतिक दबाव। नैतिक दबाव वाला पहलू माना जाए ये जरूरी तो नहीं है, लेकिन चूंकि वह बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा उपकरण है, अभिकरण है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, तो एक मान्यता है कि अगर आरबीआई कुछ कहता है तो बैंक उसे मानेंगे, भले वह लिखत पढ़त में न हो, औपचारिक न हो, कानूनबद्ध न हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अन्य न्यायालयों द्वारा जो अधीनस्थ होंगे माने जाएंगे, व्यवहार में उनका एप्लीकेशन होगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, हालांकि ये सब मेंस के पहलू हैं। हमारे एक गवर्नर हुआ करते थे 2000 के आसपास, डॉक्टर विमल जालान। उनकी एक किताब है इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया, भारत में आर्थिक संकट।
पढ़ने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारत में आर्थिक संकट, यह बिमल जलान जी की किताब से ज़रूर आप याद कर लें। तो बिमल जलान ने अपने समय में कहा कि ये जो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, इसे बाजार के सहारे छोड़ दीजिए। सरकार से कुछ हो नहीं पा रहा है। सरकार जबरदस्ती का अपना रूल या कह सकते हैं हाथ न सेके आर्थिक व्यवस्था में, ये सब्सिडी वगैरह से ऊपर उठे। अपितु हमने CRR रेट कम करके बाजार में पैसा डाल दिया है और बाजार उस पैसे से मांग और पूर्ति के सिद्धांत के धरातल पे चल करके महंगाई पे नियंत्रण कर लेगी और बाजार सुनिश्चित तरीके से चलेगी। इस नाते सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि रक्षात्मक उपाय जो सब्सिडी वगैरह करती है सब नौटंकी न करे। एक तरीके का प्रकारांतर से सरकार का नैतिक दबाव है कि महाराज महोदय उधारी राशियों पर नियंत्रण करें। ये जो आप देते रहते हैं, अपना कहीं सब्सिडी दे रहे हैं, कहीं उधार दे रहे हैं, जो रिटर्न भी नहीं होने, ये सब न करें। बाजार को, अर्थशास्त्र के हिसाब से चलने दें। जैसे समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, RM सहाय और कुलदीप नारायण की बेंच ने कि महोदय समान नागरिक संहिता न होने से धर्म का दुरुपयोग हो रहा है, इस नाते यथासंभव यथाशीघ्र आप समान नागरिक संहिता लाएं। तो एक नैतिक दबाव है, यह एक कही हुई बात के प्रभाव पड़ने की बात है। इसी तरीके से RBI कहा था कि आप उधारी राशियों पर नियंत्रण करें, सब्सिडी वाली योजनाएं बंद करें, हज़ार रुपया खाते में डालना बंद करें। आज के संदर्भ में इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमने कैश रिजर्व रेशियो कम करके बैंकों की तरलता बढ़ा दी है। अब बैंक वह पैसा बाजार में डालेंगे और बाजार मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर चलना शुरू कर देगी। तो इसे कहते हैं नैतिक दबाव। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से देखें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब थोड़ा सा और एक फंक्शन है और RBI का, वो है विदेशी विनिमय। तो इन चीज़ों में चलो हमें क्वेश्चन आपको बुलाते हैं। नरसिंघम समिति जो बैंकिंग सुधार के लिए बनी हुई थी, अब एक क्वेश्चन नहीं होगा कि नरसिंघम समिति का संबंध है। तो प्रश्न देखें, वित्तीय व्यवस्था सुधार के संबंध में बने नरसिंघम समिति की रिपोर्ट में अधोलिखित में से कौन सा एक तथ्य शामिल नहीं है? अल्टरनेट ए। अब RBI को बाजार नियंत्रण के लिए खुले बाजार की क्रियाओं पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए। बी, ब्याज की अन्य दरें RBI के बैंक रेट के इर्द गिर्द होनी चाहिए। नेक्स्ट, RBI में केंद्रीकृत न कह करके विकेंद्रीकृत नियुक्ति प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। डी, बैंकों का कई स्तरों पर विभाजन कर देना चाहिए। तो देखें डी वाला पॉइंट, बैंकों में विभाजन कर, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, कुछ राष्ट्रीय बैंकों, कुछ क्षेत्रीय बैंकों, यह बात नरसिंघम समिति ने कही थी। तो डी वाला पॉइंट सही है। खुले बाजार की प्रतिक्रिया यानी कि प्रतिभूतियों का लेन देन, यह बात भी RBI ने कही थी, नरसिंघम समिति ने कही थी। तो ए और डी तो सही हैं। बी वाली बात भी कही थी कि बैंक रेट के इर्द गिर्द ही अन्य दरें होनी चाहिए। सी वाली बात कि बैंकों में विकेंद्रीकृत भर्ती प्रणाली होनी चाहिए, न कह के बल्कि कहते केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली होनी चाहिए। तो नरसिंघम समिति ने कहा था कि एक केंद्रीय प्रणाली हो, एक ही साथ बैंक का इम्तहान हो, उसी में से अन्य बैंक वाले, हालांकि इनकी सबकी कुछ दुश्वारियां हैं जो हम आपको पढ़ा चुके हैं और मेंस के टाइम पे फिर पढ़ाएंगे। तो फिलहाल केंद्रीकृत भर्ती प्रणाली की बात नरसिंघम समिति ने कही थी, न कि विकेंद्रीकृत। इस नाते सी वाला विकल्प यहाँ पे सही है। अब अन्य चीज़ों को थोड़ा आप देख लें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तो संभव नहीं है क्योंकि हमको प्रश्न देखना है। जैसे बैंक रेट,
अभी नई बैंक रेट हम आपको, तो बैंक रेट कहा जाता है कि बैंक दर वह है जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को कर्ज दे, वाणिज्यिक बैंकों को, या विनिमय के पुनर्कटौती बिल पर जो दर बैंक फिक्स करे उसे कहा जाएगा बैंक दर। तो इसी तरीके से आपका सीआरआर रेट है। सीआरआर रेट है कि बैंक रेट आपने सीखा और आपको पता हो गया कि आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के धरातल पे 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू हुआ, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। तो इसी संदर्भों में आगे हम देखते हैं कि बैंक रेट कम करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा करने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रथम श्रेणी के बिल क्या हैं, सिक्योरिटी शेयर क्या हैं, सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं प्रतिभूतियों की सीधी खरीद फरोख्त, सीमांत स्थायी दर इत्यादि जैसे मुद्दे हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसका इम्पैक्ट आपके लिए यह होगा कि किस तरीके से बाजार अर्थव्यवस्था आरबीआई की मौद्रिक नीति के तहत स्वरूप पाती रहे, किस तरीके से बाजार व्यवस्था बेहतर संचालन के साथ काम करती रहे। अब देखें, बैंक रेट अगर आप काम कर देते हैं, चूँकि आरबीआई से आम जनता सीधे ऋण नहीं ले पाती है, एक पॉइंट, आरबीआई से ऋण अन्य वाणिज्यिक बैंक ही ले सकते हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी वगैरह। तो अगर आरबीआई बैंक रेट कम कर देता है तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अन्य बैंक सस्ती दर पर ऋण आरबीआई से पाएंगे और वे रिजनेबल और सस्ते रेट पर आगे बाजार में उसे छोड़ेंगे या लोगों को देंगे, निवेशकों को देंगे। तो सीधी सी बात, बाजार में गहराई आएगी, बाजार में पैसा आएगा, आर्थिक अनुक्रियाएँ तेज होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि, लाभ ही लाभ रहे। थोड़ी मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी, लेकिन फिर भी यह लाभप्रद आयोजन होगा। हम कल्याणकारी अवधारणा को पूरा करेंगे। नरसिंहम समिति की रिपोर्ट ने यह बात भी कही थी कि ये दरें कम होनी चाहिए, बैंक रेट भी कम होना चाहिए, ताकि अन्य वाणिज्यिक बैंक सस्ते दर पर कर्ज ले सकें और आगे उसे प्रसार कर सकें। साथ साथ नरसिंहम समिति ने यह भी कहा था कि अन्य दरें जो सीआरआर वगैरह हैं, रेपो रेट वगैरह हैं, वो इसी बैंक दर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आगे आप देखें, प्रथम श्रेणी के बिल, अभी हम रेट्स आगे आपको बता देंगे जो वर्तमान में जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रथम श्रेणी के बिल वे बिल होते हैं जो आरबीआई निकाले या सरकार निकाले, लेकिन अंततः वो सरकार द्वारा प्रत्याभूत, सरकार निकाले या आरबीआई निकाले, लेकिन सरकार द्वारा गारंटीड हो। जैसे लिखा रहता, मैं धारक को 1 रुपया देने का वचन देता हूँ, तो गवर्नमेंट गारंटीड बिल्स ही प्रथम श्रेणी के बिल कहे जाएंगे, जो निकाले आरबीआई द्वारा जाएंगे। ऋण पत्र उन्हें कहते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 364 दिन या कम की हो, और बॉन्ड उसे कहते हैं जिनकी मैच्योरिटी टाइम 364 दिन से ऊपर हो। अब हम सीआरआर सीखते हैं। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो वस्तुतः है आपातकालीन आयोजन है, बैंकों की तरलता बनाए रखने का आयोजन है। विशेष समयों में फर्ज करो कोई बैंक दिवालिया घोषित हो रहा हो, तो उसमें जो निवेशकों का या उपभोक्ताओं का पैसा, उसका क्या होगा। तो इसी नाते आरबीआई कहता है विशेष समयों के लिए आप अपनी निबल जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखें, और यह दर 3 से 15% के बीच में वेरी करती है।
मान लो आरबीआई 6% बैंक रेट CRR रेट तय करता है, तो CRR रेट 6% तय करने का मतलब हुआ कि बैंकों की क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी या ऋण देने की क्षमता अब 94 रुपया होगी, क्योंकि 6 रुपया जमा रहेगा। इसे इस रूप में भी समझ सकते हो कि आप विद्यार्थी हो, आप पढ़ने जाते हो, तो आपके पिताजी मान लें 10,000 रुपया देते हैं, तो कहते हैं कि बेटा 500 रुपये छुपा के रख देना किसी हारी बीमारी के लिए, किसी विशेष समय के लिए, तो वही यह पैसा 6 रुपये है। अब इसमें परिवर्तन होता रहता है। अगर आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा छोड़ना है तो CRR रेट कम कर देता है। जैसे CRR रेट 5% कर दिया तो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी 1 रुपया बढ़ गई 95। तो यह भी एक मुद्रा प्रचालन के नियंत्रण की रीति है, उपकरण है कि CRR के माध्यम से आरबीआई बैंकों की या बाजार की तरलता घटाता बढ़ाता है। अगर CRR रेट कम कर दिया गया तो बैंकों की तरलता बढ़ गई। अब जब बैंकों की तरलता बढ़ जाएगी, यानी कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो बैंक आगे ऋण देंगे, फिर प्रक्रिया वही बैंक रेट कम करने वाली है, आर्थिक अनुक्रियाएँ तेज होंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और अगर आरबीआई को मुद्रा संकुचन करना है या तरलता कम करना है, किसी कारण से बाजार में पैसा ज़्यादा है, तो वह आपका CRR रेट बढ़ा देगी। मान लो CRR रेट बढ़ा के 7% कर देती है, तो बैंकों के पास केवल 93 रुपया बचेगा देने के लिए। तो तरलता कम और ज़्यादा करने का यह उपकरण है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि CRR का दुरुपयोग होने लगा, चूँकि बैंकों के पास कैश के रूप में ही तो पैसा था नहीं, बैंकों के पास अपनी सिक्योरिटी थी, कुछ पोर्टफोलियो निवेश था, अन्य पैसे थे। तो बैंकों ने जब CRR रेट बढ़ाया गया या जो भी CRR रेट था उसकी प्रतिपूर्ति के लिए बैंकों ने अपनी सिक्योरिटी बेच करके उतना पैसा, फर्ज करो 1 रुपया कम हो रहा, 6% पे 94 रुपया, चलो 94 की ही बात करो। अब बैंक 94 ही दे सकते हैं, तो बैंकों ने क्या किया, इस 94 को 100 रुपये पे काम किया। इन्होंने दिखाने के लिए तो CRR रेट का पालन किया, लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी बेच करके जो उनके पास थी इसको 100 रुपया कर लिया, या 93 हुआ तो उसे मेंटेन कर लिया। तो CRR की विफलता पे SLR लाया गया। यह भी आरबीआई एक्ट पूछा जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 धारा 42 के अंतर्गत किया गया। इसी के अंदर CRR, इसी के अंदर SLR। आरबीआई एक्ट 1934 धारा 42 के तहत ही ये लाए गए। तो अब देखा ये गया कि CRR विफल हो रहा था, CRR का तोड़ बैंक निकाल ले रहे थे, तो आरबीआई ने कहा कि आप कुछ पैसा सिक्योरिटी के रूप में, सोने चांदी के रूप में रखना पड़ेगा। तो बैंकों को बाध्यता, जो बेच करके पैसा मेंटेन कर लेते थे, अब वो पैसा रखना पड़ गया। हालांकि दुरुपयोग किसी भी चीज़ का हो सकता है, बैंकिंग प्रणाली कुल की कुल साख पर निर्भर है और साख के दुरुपयोग संभव है, फिर भी थोड़ा सा संवैधानिक बनाया गया और यह SLR वाला मुद्दा रखा गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात 25 से 40%, यानी कि कुल निवल जमा राशि का इतने से इतने बीच का सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी, सोना चांदी रखना पड़ेगा। नरसिंहम समिति ने कहा कि यह भी निचले रेट पर होनी चाहिए। वर्तमान में निचली रेट यानी कि 25% वाली ख़त्म कर दी गई है, अब फिलहाल 23% है। तो CRR रेट की जगह SLR लाया गया ताकि बैंक और जिम्मेदार होकर के और मजबूत होकर के सामने आए, बैंक दिवालिया ना हो। अलग बात है प्रवर्तन और प्रभाव में CRR ही रहता है। ये हुआ आपका CRR और SLR। इसके बाद होती हैं
खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत अस्थायी दर इत्यादि भी मुद्दे हैं जिससे बाजार प्रचालन प्रणाली पर नियंत्रण हो सकता है। तो अगर हम इतने मुद्दे पे सोचें तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं? CRR रेट कम क्यों किया जा सकता है? ABCD। अन्य दरें बैंक दर के समान होनी चाहिए। स्थापित होने के दिन बैंक RBI की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ थी। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI के अधिनियम 1934 है। 35 में स्थापित हुआ, 49 में राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंक दर क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, रेपो रेट क्या, ये सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखें, इसके बाद आप सीखें खुले बाज़ार की प्रतिक्रियाएं क्या है। खुले बाज़ार की प्रतिक्रियाएं ओपन रिएक्शन मार्केट। वस्तुतः यहाँ पे RBI बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, सभी बैंकों का नियंत्रण करता बैंक RBI खुले बाजार में सोने की, रियल एस्टेट की, शुद्ध परिसंपत्तियों की या प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। क्रियात्मक रूप में खुले बाजार की प्रतिक्रियाओं से अभिप्राय प्रतिभूतियों की खरीद बेच से है। इसका भी उद्देश्य मौद्रिक व्यवस्था का नियमन होता है, तरलता बढ़ाना और घटाना होता है। तो यह भी मुद्रास्फीति पे नियंत्रण का एक उपकरण है। जब RBI को लगता है कि हमें बाजार में पैसा छोड़ना है तो वह प्रतिभूतियां बेचना शुरू कर देता है, सारी प्रतिभूतियां खरीदना शुरू कर देता। प्रतिभूतियां RBI के पास चला जाएगा, RBI का पैसा बैंकों के पास चला जाएगा, बैंक उस पैसे को बाजार में, और इसी तरीके से जब इसे नियंत्रण करना होता है तो वह प्रतिभूतियां जो है बेचना शुरू करता है। अब जब प्रतिभूतियां बेचेगा तो बैंकों का पैसा चलाएगा RBI के पास, यानी कि बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, पैसा तरल हो जाएगा। तो इस तरीके से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण प्रतिभूतियों के खरीद बेच के भी माध्यम से होता है। सीधी सी बात है, यदि RBI द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण का उद्देश्य है तो वह प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा और वह प्रतिभूतियां अन्य बैंक खरीदेंगे और पैसा RBI के पास रखेंगे, तो वही बात होगी जो हम बात बता चुके हैं। तो इस खरीद बेच से भी मुद्रा पर नियंत्रण होता है, मुद्रा का प्रसार होता है। इससे भी आर्थिक क्रियाएं तेज होती हैं, बाजार व्यवस्था चलती रहती है। नरसिंघम समिति की रिपोर्ट कहती है कि अब सरकार को जो है बैंकिंग व्यवस्था के संचालन के जो अन्य उपकरण हैं, आपका बैंक रेट है, CRR है, SLR है, रेपो है, रिवर्स रेपो से हट करके खुले बाजार की प्रतिक्रिया पर ही विश्वास करना चाहिए। इससे बैंकों में स्वायत्तता आएगी और मुद्रा बाजार भी नियंत्रण रीत से चलती रहेगी। तो नरसिंघम समिति का भी मानना है कि अब खुले बाजार पर ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्रतिभूतियों की खरीद बेच से ही संप्रति बैंकों में स्वायत्तता आए। एक है आपका रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट अल्पकालिक ऋण सुविधा है जो लगभग 14 दिन के लिए है, रीपर्चेज ऑफर। RBI अन्य बैंकों को इस आधार पर प्रतिभूतियां बेचती है या धन देता है कि 14 दिन बाद इसे आकर्षक ब्याज दर पर खरीद ली जाएंगी। तो इस पर जो रेट तय होता है, सरलीकरण ये है कि RBI जिस दर पर अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण दे 14 दिन का, उस पर लगने वाला ब्याज दर रेपो रेट कहा जाएगा। और जब RBI अन्य बैंकों से ऋण ले, उस पर जो रेट लगेगा उसे कहा जाएगा रिवर्स रेपो रेट। यह भी
बाजार में मुद्रा की तरलता और मुद्रा के संकुचन का एक तरीका है। बस फर्क यह है, चीज़ें वही बढ़ेंगी कि एक में बाजार में पैसा आएगा, आर्थिक क्रियाएं तेज होंगी, औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, थोड़ी महंगाई भी बढ़ेगी। तो जो काम बैंक रेट कम करने से होगा, CRR रेट कम करने से होगा, SLR कम करने से होगा, प्रतिभूतियों, तो वही चीज़ रिवर्स और रेपो रेट और रेपो रेट से भी होगा। मुद्रा मान का संकुचन और विस्तार ते हुआ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। बस यह है कि यह अल्पकालिक ऋण सुविधा दर है, रीपरचेज ऑफर, पुनर्खरीद प्रस्ताव के साथ। अब RBI के संदर्भ में एक जो अगला महत्वपूर्ण पहलू होता है, RBI देश की मौद्रिक नीति तय करता है। तो मौद्रिक नीति तय करने के धरातल पे वो कुछ निर्णय लेता है कि कैसे मुद्रा व्यवस्था का संचालन चले, फाइनेंशियल सिस्टम चले, साथ साथ विभिन्न दरें तय करता है। तो अभी जो मौद्रिक नीति अप्रैल 2021 में जारी हुई है, उसके अनुसार रेपो रेट 4% होगी। ये सब आपको याद रहे। रिवर्स रेपो रेट 3.35% होगी। सीमांत स्थायी दर 4.25% होगी। बैंक दर 4.25% होगी। और इसके बाद CRR 3 से 15% के बीच होगा। इस समय अपने न्यूनतम स्तर पर है। SLR 25 से 40% के बीच में होगा। निचली सीमा हटा ली गई है, जो वर्तमान में 25 से 40 होनी चाहिए, अब वह जो है घट करके 23% पर आ गई है। और GDP में वृद्धि का दर 10.5% रखा गया है। हालांकि कल के अनुसार इसे 9.5% पर लाने का उपक्रम किया जा रहा है। जहाँ तक मुद्रास्फीति का संदर्भ है, तो यह पहले थोक मूल्य सूचकांक पर आंकी जाती थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। वर्तमान में खुदरा मूल्य सूचकांक, यानी कि जो प्रतिदिन दूध, दही, चीनी, चना चबेना और सब्जी वगैरह आप खरीदते हैं, उस पर तो मुद्रास्फीति अब मापी जाएगी कैसे? खुदरा मूल्य सूचकांक पर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, ना कि होल प्राइस इंडेक्स पे। वैसे मुद्रास्फीति के बारे में कहा जाता है कि मुद्रास्फीति अगर 2 से 2.5% है, यह याद रहे, तो बाजार अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक का काम करती है, क्योंकि व्यापारी में थोड़ा सा लाभ की संचेतना रहती है, और व्यापारी लाभ नहीं पाएंगे तो व्यापार नहीं करेंगे, निवेश नहीं करेंगे। तो थोड़ी मोड़ी मुद्रास्फीति जो लगभग 2.5% की है, टॉनिक के रूप में है। इसी तरीके से कीन्स नामक अर्थशास्त्री कहते हैं कि मुद्रास्फीति 4% ठीक है। भारतीय योजना आयोग जब नीति आयोग में बदल चुका, कहता 5%। तो कुल मिला जुला कर कि अगर 5% तक मुद्रास्फीति है तो अर्थव्यवस्था के लिए वो नकारात्मक नहीं है। लेकिन वो दहाई के अंक में पहुंच जाए, जैसे आर्थिक संकट के काल में 90-91 में पहुंचा था 17%, सैकड़े में पहुंच जाए, जैसे जिम्बाब्वे में एक समय एक चाय 1,000 रुपये की बिक रही थी। ये सब हाहाकारी स्थितियाँ हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति, तो ये सब खतरनाक होती है। अभिप्राय ये हुआ कि अगर मुद्रास्फीति की दर 10% से ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। इतनी महंगाई ठीक नहीं है, क्योंकि आम जन परेशान होने लगता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने लगती है। तो ये भी देख लीजिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ये सब भी थोड़ा मोड़ा देख लीजिएगा, पूछा गया है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर 2020-21 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति दर 5% रही। 2021-22 की पहली तिमाही में 5.2%, 2021-22 की दूसरी तिमाही में 5.2%, तीसरी तिमाही में 4.4% और चौथी तिमाही में 5.1%। तो इसी समय RBI एक समायोजित दृष्टिकोण लेकर के आया। ये समझ लें थोड़ा सा, समायोजित दृष्टिकोण।
देखिए, इसका अभिप्राय होता है ऐसा दृष्टिकोण जो समायोजन पर हो, समावेशी हो। तो समायोजित दृष्टिकोण वस्तुतः सतत विकास या पोषणी विकास को चलाए देने के लिए होता है। और सतत विकास और पोषणी विकास का अभिप्राय यह है कि हम विकास ऐसा करें जो विकास भावी पीढ़ियों के हितों के विरुद्ध न हो और पर्यावरण पर कोई संकट भी न डाले, उसे कहते हैं सतत विकास। और इस प्रकार एक समायोजित दृष्टिकोण का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक को जब जरूरत हो तो वह वित्तीय प्रणाली पर में पैसा लगाने के लिए दरों में कटौती करेगा। देश का फाइनेंशियल सिस्टम पैसे से भरा पूरा हो, तरलता रहे, मुद्रा बाजार में गहराई रहे, जो CRR इत्यादि कम करने का उद्देश्य होता है, तो RBI चाहे तो यह काम कर सकता है कि जब चाहेगा तो दरों में कटौती करके मुद्रा का प्रसार बढ़ा देगा। यही है समायोजित दृष्टिकोण, जिससे मनी फ्लो बरकरार रहे। RBI ने वित्तीय संस्थानों के बारे में कुछ निर्णय लिया है, जैसे RBI वित्तीय वर्ष 2021-22 में नए ऋण देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को प्रदान किए जा रहे आर्थिक समर्थन प्रयासों के क्रम में 50,000 करोड़ रुपए का नया समर्थन प्रदान किया है। भारत के जो फाइनेंशियल सेक्टर हैं उनको 50,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण क्षेत्रों, गैर कृषि क्षेत्रों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का समर्थन करने के लिए 25,000 रुपये की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई है। SLF, स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो, जिससे व्यापारिक गतिविधियां रुके न, बाजार में तरलता बनी रहे, रोजगार के अवसर पैदा हो। नेक्स्ट, आवासन क्षेत्र, ये जो आपका विनिर्माण का क्षेत्र है, भवन निर्माण वगैरह, रियल एस्टेट का क्षेत्र है, वहाँ पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में 10,000 करोड़ रुपए का SLF बढ़ाया जाएगा, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। यहाँ पर भी जो है सरकार पैसा कुछ निवेश करेगी, जिससे आवासन क्षेत्र से जुड़े हुए निवेशक भी लाभ में रहें। कुल मिलाजुला करके सरकार पैसे के फ्लो के लिए, मनी के फ्लो के लिए प्रतिबद्ध है। और ध्यान रहे, चूंकि इन पे अल्पकालिक ऋण की जरूरत पड़ती है, जल्दबाजी के ऋण की जरूरत पड़ती है, तो सरकार तैयार है कि हम न्यूनतम रेपो रेट पर इन क्षेत्रों में पैसा देंगे, यानी कि रेपो रेट न्यूनतम होगा। तो ये सब चीज़ें सरकार की अपनी सुविधाएं हैं अपने बैंक RBI के माध्यम से। यहाँ पे एक चीज़ और देखा गया है कि प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों का विस्तार किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण वे होते हैं जहाँ पे ऋण देना जरूरी हो ताकि अर्थव्यवस्था पे कोई नकारात्मक, जैसे कृषि का क्षेत्र है, अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास का मुद्दा है, तो प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। निर्यात और रोजगार के मामले में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्र तथा ऑन लेंडिंग प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL वर्गीकरण की समय सीमा 30 सितंबर 2021 से 6 महीना आगे बढ़ा दी गई है। ऑन लेंडिंग का तात्पर्य किसी थर्ड पार्टी को उधार देना है, यानी कि उधार दिए हुए पैसे पर आगे उधार को बढ़ाना किसी की बिहाफ पर। यह निम्न स्तर पर स्थित संस्थाओं को ऋण प्रदान करने वाले नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को प्रदान किया जाएगा। इन सब का केवल एक उद्देश्य है कि मनी फ्लो बना रहे। एक है आपका सीमांत स्थायी दर। सीमांत स्थायी दर वस्तुतः ओवरनाइट ऋण के लिए होता है, तुरंत के ऋण के लिए होता है, जिससे कंपनियों का काम रुके न,
तो वस्तुतः MSF या सीमांत स्थायी दर की स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिए अल्पकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट ऋण लेने की सुविधा है। ध्यान रहे, ये स्थिति तब आती है जब अंतर बैंक प्रवाह कम हो जाए, यानी कि SBI PNB को तुरंत ऋण देने की स्थिति में न हो। आमतौर पर क्या करते हैं, अनुसूचित बैंक भी एक दूसरे को ऋण अंतर प्रवाह करते रहे, बैंकों के बैंक के बीच में ऋण प्रवाह, धन प्रवाह होता रहता है। जब यह तरलता कम हो जाए, अंतर बैंक प्रवाह, ऋणों का लेन देन कम हो जाए, तो RBI ओवरनाइट या तुरंत का विदिन सेकंड जो है कर्ज की व्यवस्था करती है। इसे कहा जाता है सीमांत स्थायी दर, इस पर जो रेट लगता है। तो इसी तरीके से खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं जो आप समझ रहे हैं, समझ चुके हैं, तो प्रतिभूतियों के माध्यम से खरीद बेच वो खुले बाजार की प्रतिक्रिया कहते हैं। यदि बाजार में अतिरिक्त तरलता है तो RBI प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। छोटा सा प्रश्न, प्रतिभूतियां बेचेगा तो कौन लेंगे? वाणिज्यिक बैंक लेंगे। वाणिज्यिक बैंक पैसा किसको देंगे? RBI को। तो वाणिज्यिक बैंकों का पैसा RBI के पास चला आएगा। चूँकि RBI से सीधे जनता ऋण नहीं लेती है, नहीं ले सकती है, तो लेगी तो वाणिज्यिक बैंकों से। वाणिज्यिक बैंक तो अपना पैसा प्रतिभूति खरीद के RBI को दे चुके हैं, यानी कि अन्य वाणिज्यिक बैंकों के पास अब क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी या ऋण देने की क्षमता कम है, तो बाजार में पैसा कम पहुंचेगा। तो इस तरीके से तरलता सोख ली जाएगी। तो तरलता सोखने के लिए RBI प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा और तरलता बढ़ाने के लिए RBI प्रतिभूतियों को खरीदेगा। अब यहाँ पे मुद्रास्फीति एक अहम मसला होता है, जो हम आपको बता चुके हैं कि 4-5% की मुद्रास्फीति ठीक रहेगी। मुद्रास्फीति थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं। वस्तुतः मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तु एवं सेवाओं के बास्केट में औसत मूल्य के परिवर्तन को नापती है, यानी कि समय के चलते दौर में वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य किस तरीके से गिर रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं। खास तौर पर यह खुदरा वस्तुओं के बारे में, जो डेली नीड्स की वस्तुएं हम डेली खरीदते हैं, तो यह भी कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। यानी कि जब मुद्रा तो हो लेकिन उत्पादन न हो, या मुद्रा की क्रय शक्ति घटे, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ें, तो यह दशा मुद्रास्फीति होती। ऐसी स्थिति में कालांतर में आर्थिक मंदी भी आ सकती है, क्योंकि व्यापारियों को लगेगा कि बना हुआ उत्पाद बिकेगा नहीं। किसे कहते हैं मंदी की स्थिति? जब बाजार में सामान तो हो लेकिन खरीदार उपलब्ध न हो, तो कहा जाएगा कि बाजार मंद पड़ गई है। आज मुद्रास्फीति भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर नापी जा रही है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिसमें आप RBI के कार्य देख लें, RBI का गठन देख लें, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मनी फ्लो पे नियंत्रण के लिए बताई गई आपके बैंक रेट, CRR रेट, SLR रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं, सीमांत स्थायी दर जो ओवरनाइट कर्ज देती है। तो ये सब चीज़ें आप ठीक से पढ़ लें, इनके रेट देख लें, तो आप समझें कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हम जल्दी फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी आप यूट्यूब को एंटरटेन करें, बाद में जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हम ऐप जो हमारा बना हुआ है उसके माध्यम से क्लास जाएगा। अनंत शुभकामनाएँ, आप मेहनत से पढ़ें, हम आपके साथ लगे हुए हैं 30-35 प्रश्न की गारंटी के साथ। धन्यवाद।